कम आयोडीन। अब जिस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वही तो हटाने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। इसलिए कौन लोन पेयर डोनेट करता है? क्लोरीन। कौन करता है? बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? ये नोट हो चुका था, सबको क्लियर है बात? तो ये लास्ट क्लास में आप लोगों को वाया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वाया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्लियर बात? और एक I2Cl6 का लास्ट एग्जांपल कराया होगा। अब हम लोग आते हैं I2Cl6 के बारे में बताना। चलिए I2Cl6 के बारे में देखिए, इधर बैठो फटाफट। और I2Cl6 के लिए बोला गया था कि आयोडीन, मैंने बोला जब भी कोई ऐसा आ जाए तो आप क्या करिएगा, उसका मोनोमर बना लो। उसका क्या बना लो? मोनोमर। बात नहीं, फटाफट बैठ जाओ। I2Cl6 का मोनोमर क्या बनेगा बताइए? ICl3। आपको ये मालूम है कि आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितने इलेक्ट्रॉन? यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर चुका है क्या? बोले। यानी कि आयोडीन के पास 3 क्लोरीन शेयर्ड है ये, और 2 बच रहे क्या? लॉन पेयर। 2 क्या बच रहे? लॉन पेयर। ऐसा ही दूसरा आयोडीन होगा, और दूसरे आयोडीन के पास में भी क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसके पास में भी लॉन पेयर। अब यदि ये लॉन पेयर इसको डोनेट कर दे, यदि ये लॉन पेयर इसको डोनेट कर दे तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और ये आयोडीन, ये क्लोरीन इसको डोनेट कर दे तो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो कल बोला गया था लास्ट क्लास में आपको, ये आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2। यहां पर भी 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर यदि अपन बात करें तो भी 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और यहां पर भी 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? अब यदि अपन देखें यहां पर, तो यहां पर यदि मैं बात करें तो ये वाला कौन सा था? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। और ये वाला भी बात करें तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इस आयोडीन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आयोडीन कितने आपके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4। 1 2 3 4। और इस आयोडीन के पास लॉन पेयर कितने हैं? 2। लॉन पेयर कितने हैं इसके पास? 2। तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लॉन पेयर, sp3d2। क्या लिखोगे? sp3d2। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर पर क्या आता है? स्क्वायर पैनल। क्या आता है? यदि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए और 4 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हो तो आप लोग पढ़ के आए हो क्या आता है बेटा? स्क्वायर पैनल। क्या आता है? तो यहां पर लिखेंगे हम लोग प्लेनर। क्या लिखेंगे यहां पर? प्लेनर। यहां पर लिखेंगे प्लेनर। ये बात क्लियर है क्या? और उसके बाद यदि बात की जाए तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, देखो आयोडीन के पास 2 4 6 8 10 और ये 12, तो इलेक्ट्रॉनिक रिच बोलोगे क्या? जो ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिच। क्लियर बात? हाइपर वैलेंट बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, ये आपके लास्ट टाइम में लिखवाया होगा। तो 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक रिच है। कैसा था ये? इलेक्ट्रॉनिक रिच। सुपर ऑक्टेट कंप्लीट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्टेट कंप्लीट। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सुपर ऑक्टेट कंप्लीट। ये बातें क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन? बोले। वो डोनेट कर सकता है, लेकिन जो जिसकी साइज ज्यादा है, एक बात बताइए, एफ है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और लॉन पेयर तो उतना ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज डेंसिटी है वो बड़े साइज में क्या हो जाएगी? ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगी। और छोटे साइज में चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम। तो चार्ज डेंसिटी क्या आएगी यहाँ पर? यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आएगी क्लोरीन में ज्यादा। सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसमें आएगी? फ्लोरीन। उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। अब जिस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वही तो हटाने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। इसलिए कौन लॉन पेयर डोनेट करता है? क्लोरीन। कौन करता है? बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? ये नोट हो चुका था, सबको क्लियर है बात? तो ये यहां तक की जो बातें हैं बेटा, ये आपके 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तक की बातें हैं। आप कैसे सोच पाएंगे कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? यदि मान ली सबसे पहले कोई भी स्पीशीज दे दे आपको, क्या कर दो? उसको मोनोमर बना दो। क्या बना दो? मोनोमर बना दो। यदि वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है ना तो उसकी असलियत पता नहीं लगेगी। अकेले में ले जाओ उसको,
तो उसकी आपकी असलियत पता लग जाएगी, हाँ है ना। उसका क्या कर दिया, मोनोमर बना दिया। क्या बना दिया, क्या बना दिया। अब मोनोमर यूनिट में यदि कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का चांस है, लॉन पेयर है, जैसे यहां पर लॉन पेयर है, तो आप पहले एक बार बताइए, वो आपकी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहेगा नहीं करेगा। और ऑक्टेट कंप्लीट किससे होगा, कंप्लीट बॉन्ड बनाने से या आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से, हाँ या। यदि अपन देखे जाए तो बनाना बॉन्ड तो एक तरीके का फालतू का बॉन्ड है, बेवजह यूं ही चिपक रहा है, लेना देना। समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट ऑक्टेट कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा था, केवल शांत बना के लिए, चिंता मत करो हम है। बोले पॉलिटिशियन नहीं होते, आगे बोलते हैं तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ है, पता लगा वो किसी के साथ नहीं है। तो वैसे ही इस टाइप का बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड। यानी कि ऑक्टेट ऑक्टेट कोई कुछ नहीं होना, केवल एक मात्र शांत बनाए, हाँ हम है। क्लियर बात। तो इस टाइप की यदि कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला कोई लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज आ रही है, तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां पर होगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा। और यदि कोई फालतू का है जिसके बाद ना कोई लॉन पेयर ना कोई कुछ और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, केवल ऐसे ही जब बॉन्ड हो और मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रही बात। ये कोई मना करेगा क्या बॉन्ड बनाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि लॉन पेयर है और सामने वाले के पास क्या वैकेंट ऑर्बिट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनेंगे, स्टेबिलिटी आएगी। ये बात क्लियर है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पर, कोई कन्फ्यूजन। ये बनाना बॉन्ड नहीं है, बनाना बॉन्डिंग ओनली 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है ना, जो भी अपन ने सारे सवालों में कराई है। तो ये तो बात हुई इसकी। और एक ए टाइप का हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बी टाइप का हो गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक लास्ट टाइप का आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये नोट तो कर लिया था सब लोगों ने, इसके बारे में लिख लिया था पूरा, पक्का बात ना। sp3d2 प्लेनर इलेक्ट्रॉनिक रिच और सुपर ऑक्टेट कंप्लीट, ये सब लिखा हुआ है ना। चलिए अब सी आता है 2 सेंटर वाई 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वाई 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वाई 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखिएगा देखिएगा और गौर फरमाइएगा इधर। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको पहले भी बताया गया था कि ये जो सिंगल है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाँ याद आ रहा है कुछ आपको, बोले NO2, और यहां पर भी ये NO2 एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अकेला है, और अकेला आदमी हमेशा रंगीन होता है ना, बोले। यानी कि ये कलर्ड है, ब्राउन रंग दे। कुछ याद आएगा, पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, और इसके हाथ में मैं यदि इसका हाथ दे दूं तो ये डायमर बन जाएगा क्या, बोलिए, बोल गोविंदा बोल। तो ये काम लो टेम्परेचर पर हो जाएगा क्या, बोलिए बोले। यहां पर भी ये बोल रहा है अकेले हम अकेले तुम, डायमर बन जाएगा क्या, जोड़ा बन गया दोनों का। क्या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलोगे क्या, 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे बेटा, 2। कितना आ रहा है, 2। तो मैं यहां पर लिखूंगा N डबल बॉन्ड O, यहां पर ये, और ये जो बॉन्ड बना है बेटा ये वाला, तो इस वाले बॉन्ड को अपन बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसके बारे में अपन लिख पहले ही चुके कि ये डायमैग्नेटिक होता है, कलरलेस होता है, बता रखा पहले। तो यहां पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लिया मैंने, तो मैं यहां पर सेकंड एग्जांपल CL बहुत अब पहले लिखा रखा है, इसलिए मैं दूसरा ट्राई करता हूं, CH3 रेडिकल। यदि FR पढ़ोगे आगे, ठीक है ना, तो वहां एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आती है। क्या आती है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो वहां पर आपके इस टाइप का कंपाउंड बनता है CH3 रेडिकल, और दोनों को क्या कर दो आप, कंबाइंड, क्या जुड़ जाएगा बताइए, C2H6 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और इस वाले बॉन्ड को भी अपन क्या बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नोट करिए, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां तक की बात क्लियर। चलिए ये पहले अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोनों कंपाउंड, ये पहला वाला डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा वाला एग्जांपल चेंज किया मैंने, बात नहीं करेंगे।
ना? किसमें? ओनली diatomic molecules. If bond order fractional, then paramagnetic. If bond order integer, then paramagnetic or diamagnetic. और पैरामैग्नेटिक कौन कौन होंगे? 10, 16, 32 वाले. क्लियर बात? ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है, पॉली एटॉमिक है. तो पॉली इलेक्ट्रॉन में एक ही बात देखनी है, यदि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डायमैग्नेटिक. बैक कंट्रोल कहाँ दिख रहा है तेरे को? कहाँ है बैक कंट्रोल? किसके पास है ही नहीं, किसी के पास है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है ही नहीं, कहां से देखेगा? ठीक है ना? चलिए, देखिए आगे. हाँ जी, तो ये तो डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन तक की बातें हैं, और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, नोट लिखेंगे एक. हाँ ठीक है, मान लिया. हैप्पी चिल्ड्रंस डे. क्या पार्टी है? इससे बड़ी पार्टी नहीं हो सकती है. वो सब केवल सांसारिक पार्टी है. समझ में आ रही बात? ये सब सांसारिक पार्टी है. ठीक है? समोसे खिला के खुश नहीं रखूंगा, कंटेंट खिला के खुश रखूंगा. समझ में आ रही बात? कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए, हाँ मैं खुद ही बढ़ा दूंगा. नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं. नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा. देखिए, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो होता है उसमें बैक बॉन्डिंग होती है. BF3 मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग सबने पढ़ी है. तो बैक बॉन्डिंग होती है तो वो क्या होता है? बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है. तो उसको डाइमर बनाने की जरूरत. एक लाइन लिखेंगे, BF3 molecule cannot form dimer. BF3 molecule cannot form dimer. BF3 molecule cannot form dimer due to presence of back bonding. 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 ठीक है? Due to presence of back bonding. अगला पॉइंट, ALF3 cannot form dimer. ALF3 cannot form dimer. ALF3 cannot form dimer due to its ionic nature. ALF3 cannot form dimer due to its ionic nature. बैक बॉन्डिंग सिग्मा पाई का जो कॉन्सेप्ट है, कोवेलेंट का ही तो कॉन्सेप्ट है. और ALF3 कैसे होता है? आयन है. पहले ही बता रखा आप लोगों को. तो ALF3 आयनिक होता है, इस वजह से उसको बैक बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, और कोई डाइमर नहीं बनाएगा. ये बात क्लियर? थर्ड पॉइंट, मुझे एक बात बताइए, क्या अपन ने जब भी डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन किया तो एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है क्या हमेशा? अरे बोलो ना. 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का जब फॉर्मेशन होता है तो इंटरनल बॉन्ड एंगल कम और एक्सटर्नल, और इंटरनल बॉन्ड लेंथ ज्यादा और एक्सटर्नल. तो नोट लिखना एक पॉइंट. इन डाइमराइजेशन ऑब्लिक पॉलीमराइजेशन, in dimerization oblique polymerization, 4-membered cyclic ring form. 4-membered cyclic ring form. 4-membered cyclic ring form. Then internal bond angle bracket लिख देना alpha. Then internal bond angle
ब्रैकेट में अल्फा लिख देना। अब अल्फा से शो किया था अपन ने वहां पे। देन इंटरनल बॉन्ड एंगल अल्फा इज लेस देन एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे बीटा, ब्रैकेट में बीटा, एंड इंटरनल बॉन्ड लेंथ ब्रैकेट में लिखेंगे x, इंटरनल बॉन्ड लेंथ ब्रैकेट में x इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल बॉन्ड लेंथ y, एक्सटर्नल बॉन्ड लेंथ ब्रैकेट में y। ठीक है, चलिए यहां तक की बात क्लियर। और ये बताया था आयन के तो कैसे होगी, सिग्मा पाई थोड़ी बनते हैं। AlF3 में वैसे ही क्या है, ऑक्टेट वैसे ही कंप्लीट है, क्योंकि टूटता किसमें Al3 प्लस और 3F माइनस, और दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर। बैक बॉन्डिंग क्यों BF4 में, BF2 कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, अपनी मर्जी से नहीं बोलना है। BEF2 कोवलेंट बॉन्डिंग है, करेगा भी। और यहां पर यदि मैं बात करूं तो जनरली क्या होता है, बेरिलियम फ्लोराइड के केस में हम बोलते नहीं है डायमरेशन पॉलीमरेशन वाली बात, ठीक है ना। बैक बॉन्डिंग BeCl2 में भी है बैक बॉन्डिंग तो, लेकिन एक्सटेंट क्या कम। यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अपन बात करें तो 2p/2p वाला ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड में अच्छा होता है। फिर मैंने मना किया था 2p/3p मत करना, और 3p/3p तो बिल्कुल ही बनता ही नहीं है। तो 2p/3p का जो बैक बॉन्ड है वो कम स्टेबल है। क्या है वो, कम स्टेबल, इसलिए वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तभी तो आपने BeCl2 का क्या बनाया, डाइमर पॉलीमर बनाए थे, नहीं बनाए थे, क्योंकि आप लोग मालूम है ये बताया था 2p/3p लेस एडजस्ट करता है। याद करो SiO2 वाला एग्जांपल। क्लियर। तो यहां पर भी तो पाई बॉन्ड ही आएगा, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, आपके कम स्टेबल बनेगा। कैसे बनेगा, इसलिए ये BeCl2 जो है बैक बॉन्डिंग में भाग जाता है, ये इसके सहारे नहीं रहता। जबकि BF3 में क्या था, सहारा था BF3 में, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कैसे बन रहा है, 2p/2p बैक बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें बैक बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग और इसमें बैक बॉन्डिंग होती है वीक। तो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, और ज्यादा स्टेबल रहेगा, डाइमर बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट लिखेंगे। हाँ, अगला पॉइंट लास्ट पॉइंट लिखना। BeCl3 BBr3 and Bi3 cannot form dimer due to smaller size of boron and larger size of halogen ब्रैकेट में लिख देना स्टेरिक रिपल्सन। एक तो बैक बॉन्डिंग वाला केस भी आ जाता है, लेकिन इफेक्टिवली आपके किताबों में लिखा जाता है स्टेरिक रिपल्सन। जैसे बोरॉन है, अब क्या है आपकी क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। क्लियर बात। अब यहां पर वही बात नहीं करना बेटा, बोरॉन क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये बोरॉन तो था छोटा और तीनों तरफ क्या है, क्लोरीन। अब ये इलेक्ट्रॉन ये तो दे देगा, तैयार है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, नॉन पे डोनेट करने के लिए, लेकिन इसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है, क्लोरीन ने। तो अब ये बोरॉन के पास पहुंच ही नहीं पा रहा, बोरॉन के पास, क्योंकि बोरॉन में आपके तीनों क्लोरीन के लार्जर साइज की वजह से बोरॉन चारों तरफ से गिर गया कि नहीं गिर गया, बोले। अब ये क्लोरीन को तो लॉन पर ऐसा तो कर नहीं सकता, क्लोरीन को दे दे, काम कर तू पहुंचा देना बोरॉन तक,
डायरेक्ट ऑन पेड होएगा किसको? बोरॉन को। क्लियर? और बोरॉन घेरा हुआ है लार्जर साइज ऑफ हेलोजेंस और स्मॉलर साइज ऑफ बोरॉन, यानी बोरॉन की जितनी साइज स्मॉल है उतना ही वो ज्यादा घेरा रहेगा, और जब थोड़ी लार्जर साइज होती तो वो थोड़ा कम घेरा होता। क्लियर बात? इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरिक रिपल्सन। ये किताब में लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? BCl3 BBr3 Bi3 कैन नॉट फॉर्म डाइमर, कैन नॉट फॉर्म डाइमर ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। एग्री कर रहे हो क्या भाई? जब तक ये लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा तब तक कोई चांस है क्या? कोऑर्डिनेट भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई मतलब नहीं है, सॉरी बनाना बॉन्डिंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोन पेयर है तो, और ये तो बॉन्ड बना सकता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लेकिन वो बोरॉन घेरा हुआ है। बोरॉन, अभी ब्रोमीन होती तो और ज्यादा साइज, बड़े साइज के आते, तो ये और ज्यादा क्या हो जाता? प्रोटेक्ट हो जाता। आयोडीन आता तो सबसे ज्यादा साइज क्या था, तो और ज्यादा क्या हो जाता? घिर जाता। क्लियर बात? बल्कि ग्रुप में आप लेते हो किसको? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बल्कि ग्रुप में काउंट करते हो नहीं करते हो? तो बल्कि ग्रुप के स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये डाइमर नहीं बनाते। एग्री करते हो इस बात पर? कितने लोग क्लियर है पॉइंट? कोई कन्फ्यूजन? पक्का? तो ये तो बात हुई आपके दो टॉपिक, बैक बॉन्डिंग और डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यानी ए पर तो अपन ने लिखा था बैक बॉन्डिंग और बी पर लिखा था अपन ने डाइमराइजेशन पब्लिक पॉलीमराइजेशन। सी लिखेंगे आप लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट, सी लिखेंगे आप इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई ELP मिली थी इसकी? भी ब्लॉक की अभी तो नहीं मिली, दिला देंगे। नहीं हार्ड कॉपी दिलाएंगे, वो तो वैसे भेज देती। ठीक है ना, बढ़िया। देखिए आगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, सी टॉपिक है मेरे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक बात ध्यान रखना, मंडे है, कुछ याद आ रहा है? डिस्कशन करना है, ठीक है ना? सारा ही अब तो कंप्लीट ही हो गया। टेस्ट है अगले संडे को, टेस्ट के बाद करोगे क्या? तो मैं एक दिन क्लास बुलाऊंगा 1:15 से, आधे घंटे में, ठीक है ना? 1:15 से 1:15, रेगुलर क्लास में पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? 1:15 से 1:45 डिस्कशन क्लास होगी। एक काम करिए, वेंसडे दे रहा हूं, वेंसडे तक ELP वगैरह सब कर लेना, डिस्कस करा देना, ठीक है? अग्री? चलिए, ठीक है ना? केमिकल बॉन्डिंग क्लोज करना है, क्योंकि फिर आपके इस पे लगेंगे, पी ब्लॉक पे लगेंगे फिर हम लोग, और उसमें भी फिर केमिकल बॉन्डिंग के सवाल चलते रहेंगे। वो क्वेश्चन मैंने डाल दिए, उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, अभी कम कम डालें। क्लियर बात? तो इसलिए उसको क्लोज करो। जैसे आप पीरियोडिक टेबल से आप बिल्कुल निवृत्त हो ना ढंग से, बोले ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग से निवृत्त हो जाओ, फिर आप लोग बार बार में सॉल्व करते रहेंगे तो आपको चलते रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहली बात यहां पर ढंग से समझेंगे, मैंने लिखा है यहां पर ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। यहां पर ग्रुप 13 में आता है कौन कौन? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम, ये आता है बेटा यहां पे। और यहां पर आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। आते तो नीचे वाले भी, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में मुझे ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है, या उनके अभी तक कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। और यहां पर लिखूंगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये बात क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं जो बात पूछने जा रहा हूं उसका आंसर करना। क्या एल्यूमिनियम तक, क्या एल्यूमिनियम तक, यदि मैं बात करूं इसका कॉन्फ़िगरेशन, आप क्या लिखोगे? NH2 NB1, इसका लिखोगे NH2 NB2, और इसका क्या लिखोगे? NH2 NB3। ये इस बात पर सब लोग एग्री कर रहे हैं? चलिए, यदि मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं और अब बताए
तो क्या बोरॉन में डी इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या? नहीं। एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल आता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आते। 3D खाली पड़ा रहता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन गैलियम में आते हैं, गैलियम में आते हैं। आप इस बात को जानते हो कि एस का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, पी का और कम, डी का और कम, और एफ का सबसे कम या नेग्लिजिबल। एग्री कर रहे हो? जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जा रहे हो, सुनिएगा और गौर फरमाना, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो, बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, डी इलेक्ट्रॉन आया, फिर डी के इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, फिर क्या होगा? 3D में भी आएगा, 4D में भी आएगा। अरे बोलो तो सही। फिर और बढ़ गए, 5D में भी आएगा, 4F में भी आएगा। अरे बोलो ना यार, सेकंड पीरियड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का। 6 वाले में 5D भी आता है। अब ऐसा नहीं केवल 5D में इलेक्ट्रॉन है, उससे पहले 4D भी बढ़ चुका है, उससे पहले 3D भी बढ़ चुका है। क्लियर बात? ऐसे में सर आपने बोला था 6 में तो 5D होता है, बाकी कहां तेल लेन चले गए क्या? ऐसा नहीं है, वो वहीं पर है, पहले बढ़ चुके हैं। हम आउटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इधर से इधर आया, मैं इधर से इधर आया, जैसे ही मैं इधर से इधर आया, डी के इलेक्ट्रॉन आए, फिर डी के इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, फिर डी के तो बढ़े ही, एफ के और आ गए। क्लियर बात? जैसे जैसे नीचे डाउन द ग्रुप जाते जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है। क्लियर बात? ड्यू टू 4D, ड्यू टू ND इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता जाएगा। अब शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा, यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन कम लगेगा। अरे बोलिए, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और यहां पर ये वही आपके इलेक्ट्रॉन, अब ये वैलेंस शेल है, अब इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पर यदि अपन बात करें, इसमें NH2NB1 है, इसमें कौन है? NH2NB1 इलेक्ट्रॉन। मानते हो इस बात को? अरे बोलो तो सही यार। अब यहां पर इनकी जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, 4F वाले, 5D वाले, उनका रिपल्सन क्या लग रहा है? कम। तो ये तो अट्रैक्ट कर ही रहा था। एस का और पी का रिपल्सन ज्यादा लग रहा, ज्यादा लगता है, इसलिए जेड इफेक्टिव कम होता है। यहां इनका रिपल्सन क्या लग रहा है? कम। ये रिपल्सन लगा ही नहीं पा रहे, हिम्मत ही नहीं है रिपल्सन लगाने की ज्यादा, तो इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कुछ याद करिए, पेरेंट्स का अट्रैक्शन कब ज्यादा होता है? जब पढ़ने वाला होता है ना। तो पेरेंट का अट्रैक्शन कम कब होता था? जब लोग शिकायतें करते थे। याद आ रहा है? मामा मामी शिकायत कर रहे, पड़ोस के लोग शिकायत कर रहे, घर में रहने वाले लोग शिकायत कर रहे, और घर में रहने वाले लोग को की शिकायत कम हो या उनकी शिकायत में दम ना हो, तो अट्रैक्शन बढ़ता नहीं बढ़ता? तो वही तो है, पड़ोस के लोगों की शिकायत में दम, यानी कि उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना इफेक्टिव, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस घर में रहने वाले एस और पी दोनों ही हैं। वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन तो बढ़ा, लेकिन उन दोनों में भी ज्यादा किस पे बढ़ेगा? एस पे, क्योंकि एस ज्यादा क्लोज है। हाँ है ना? एस पर अट्रैक्शन ज्यादा होता नहीं होता है? तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियस एस के इलेक्ट्रॉनों को टाइटली होल्ड कर देगा, जाने ही नहीं दूंगा। एस के इलेक्ट्रॉनों को टाइटली होल्ड कर देगा। अब जैसे बॉन्ड बनाने के लिए चला, दूसरा एलिमेंट आया इसके पास, बॉन्ड बनाना है, बोला पी को ले जा, पी को ले जा, एस को तो नहीं दूंगा, एस को तो छोड़ूंगा ही नहीं। एस को टाइटली होल्ड कर लेता है, एस को। तो एस के इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं? रिलक्टेंट हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एस के इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करना ही इनर्ट पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है एस का जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं कंक्लूड करूं केमिस्ट्री के सेंस में, तो मैं बोलूंगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, due to poor shielding effect of D and F electrons, Z effective increases and NS electron do not involve in NS electron tightly hold by nucleus, clear what? Or tightly hold nucleus and NS electron becomes inert, reluctant and don't involve in bonding. Then such type of effect known as inert pair effect. इस बात पर एग्री कर रहे हो? अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या हुआ इससे राजा? इससे ये हुआ कि ये इसमें तो डी था ही नहीं ना,
जिसमें डी था ही नहीं, एसएफपी है, तो इनका शिल्डिंग इफेक्ट तो धुआंधार लगता है। अरे बोलो यार, क्या ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठना अपनी क्लास में, ध्यान रखना, चेहरे खिलखिलाते रहने चाहिए 100 मिलियन स्माइल से। देखिए अब यहां पर बताइए बोरॉन, वैसे आजकल अल्टरनेट होती है और उसमें तो यूं बैठ रहे थे। बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और एसआरपी में क्या? डी का इलेक्ट्रॉन। शिल्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव है क्या? यानी कि तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे क्या? तो यहां पर +3 हो जाएगा क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी क्या? मानते हो इस बात को? और यहां पर आपके यहां पर भी +3 आएगी क्या? यहां डी आया, आया रे आया, डी आया। क्लियर बात? तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसका आया? इसने एक इलेक्ट्रॉन किसका आया? चॉइस आ गई, दोनों भी, तीनों भी खिसका सकता है और एक भी खिसका सकता है। यहां तो चॉइस ही नहीं थी कोई, यहां तो कोई चॉइस ही, यहां चॉइस आई, इस चॉइस की टेंडेंसी और बढ़ गई, +3 +1 यहां पर भी आएगा, अभी भी ज्यादा स्टेबल, लेकिन लास्ट एलिमेंट पर जाकर के और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? अरे बोल लो, पक्की बात है क्या? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन में एफ के इलेक्ट्रॉन और आगे भैया, डी के तो थे ही, किसके और आगे? एफ के, तो शिल्डिंग इफेक्ट और भी कम हो गया, तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव ने एस को टाइटली होल्ड रखा और पी के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में भेज दिया। यदि मैं इस ग्रुप 13 की बात करूं तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, इन जनरल बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप की और ये +1 लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इधर बात करें तो +4, इधर भी +4। अब बताओ +4 +2 दोनों है क्या? ज्यादा स्टेबल? +4 +2 दोनों, यहां पर +4 +2 ज्यादा स्टेबल। ये बात क्लियर? सबको क्लियर? यहां पर बोलेंगे +5, यहां पर भी बोलेंगे +5, यहां पर बोलो +5 और +3 ज्यादा स्टेबल, यहां पर बोले +5 और +3। क्लियर बात? और यहां पर बोले +5 और +3। क्लियर बात? तो यहां पर अपन बोलते क्या है, इनर्ट वेयर इफेक्ट से क्या हो रहा है, जो टॉप पर इसमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद मंजूर है। बोले ऊंचे लोग ऊंची पसंद मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। क्लियर बात? और नीचे लोग नीची पसंद, जो डाउन में सबसे नीचे बैठा हुआ है ग्रुप में, उसमें नीचे लोग नीची पसंद, हाँ है ना? मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और नीचे लोग नीची पसंद, कबूल है, कबूल है, कबूल है। पक्की बात है क्या? बोले ऊंचे लोग ऊंची पसंद, जो टॉप पर है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी फेवरेबल है? टॉप, और जो डाउन में है वो डाउन। ये बात क्लियर? अरे बोलो, ऊंचे लोग नीची पसंद नामंजूर है, ऊंचे लोग नीची पसंद नामंजूर है, और नीचे लोग ऊंची पसंद नामंजूर। क्लियर बात? बोले ऊंचे लोग मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। नीचे लोग नीची पसंद मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ऊंचे लोग नीची पसंद कबूल, कबूल, और नीचे लोग ऊंची पसंद कबूल, मंजूर। पक्की बात? यही इनर्ट इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस है। बात क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? डन है? चलिए ये नोट करेंगे पहले, एक लाइन लिख लेना फिर नोट करना। एक लाइन लिख लेना पहले, एक लाइन लिखिए, ऑन मूविंग, ऑन मूविंग, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group in group 13, 14, group 13, 14 and 15, group 13, 14 and 15, on moving down the group in group 13, 14 and 15, due to
due to poor shielding effect, due to poor shielding effect of 4f electron, due to poor shielding effect of d and f electrons, due to poor shielding effect of d and f electrons, z effective increases, due to poor shielding effect of d and f electrons, z effective increases, and nucleus tightly hold ns electrons, tightly hold ns electron, ns electron, and ns electron becomes, and ns electron becomes reluctant, ns electron becomes reluctant, oblique inert कर देना, ns electron becomes reluctant, oblique inert कर देना, ठीक है ना, reluctant oblique inert. So such type of effect known as inert pair effect, such type of effect known as inert pair effect, यानी एनएस के इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, रिलेक्ट हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, और इस टाइप के इफेक्ट को क्या बोलोगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट. अगला पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट on moving down the group, on moving down the group, on moving down the group, stability of high oxidation state decreases, stability of high oxidation state decreases, and stability of low oxidation state increases, and stability of low oxidation state increases. Stability of high oxidation state decreases and stability of low oxidation state increases. And for last element, low oxidation state is more stable than high oxidation state. And for last element, low oxidation state is more stable than high oxidation state. क्लियर बात, कोई कन्फ्यूजन, ये नोट करेंगे, ठीक है ना. और इस ग्रुप में यदि अपन बात करें तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बेटा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +3. यदि यहां पर बात करें तो ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +2 और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +4. और यहाँ पर बात करें तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +3 और लो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +5. नोट करिए, ये तो नोट करें भी पहले ताकि मेरे संतुष्टि मिल जाए, फिर आराम जवाब देते रहूँगा. फर्स्ट पीरियड में लगता ही नहीं, जहां से डी स्टार्ट होगा वहां से आने लगेगा ये तो डी का कम है ना, आउटर में तो डी आ रहा है ना, एस के बाद पी के बाद डी तो आएगा, तो डी और एफ में इलेक्ट्रॉन आएगा, उनका शिल्डिंग इफेक्ट कमजोर पड़ने लग जाता है. एस पी के और डी, यहाँ तो डी आया नहीं ना थर्ड पीरियड तक, तो डी तक आया नहीं, तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन ही लगा रहे थे रिपल्सन, तो उनका तो ज्यादा लगेगा. अब उसके बाद डी आने लगा, थर्ड फोर्थ पीरियड में तो डी आता है, फिफ्थ पीरियड में आया, फिर आपके और आ गया. तो अब इन जितने सब डी और एफ में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उनका शिल्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव होता नहीं है. बिल्कुल, अट्रैक्ट रिपेल कम करते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, रिपेल कम करते हैं. डी और एफ के में शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम पीरियोडिक टेबल बढ़ाते हैं, तो शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, मतलब रिपल्सन कम हो रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पास खिसकेगा.
और एस के इलेक्ट्रॉन को ऊपर ज्यादा क्या कर रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, उनको बॉन्ड बनाने में जाने नहीं देता है। केवल किसका जाता है, पी का। एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास आ जाएगा तो एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को वो जाने देगा बॉन्ड बनाने में, नहीं। हाँ, पास आ जाएगा और उस पर अट्रैक्शन बना रहेगा, ग्रुप में कम हो जाएगी तो एक बॉन्ड में कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बिल्कुल, तभी तो बोलते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाले में ज्यादा स्टेट। नोट हो गया सबका, चलिए। हाँ, बहुत कम स्टेबल नहीं बोलूंगा मैं, +1 में बोलूंगा स्टेबल, वैसे पी आई। चलिए नोट करिए, बात नहीं फटाफट नोट करिए। और इस पर एक सिंपल सवाल आया हुआ है एआईपीएमटी में, आप खुद सोल्व करेंगे भी। बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं, नोट करिए फटाफट। आगे उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आ रहा हूं। 13, 14, 15 भाई क्यों देखते हैं, 16, 17, 18 में क्यों नहीं देखते, उस पर भी मैं आने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखिए, बढ़ते आ गया। कल क्लास हुई थी तुम्हारी, कोई थी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हटाते हैं, हटा दूं। चलिए इधर देखेंगे। हाँ जी, आवाज कैसे धीरे करूं, तो गला ही मेरे को थोड़ा सा वो करवाना पड़ेगा, छलवाना पड़ेगा गला। देखो आगे देखिए, नेक्स्ट। अब यदि हम बात करें यहां पर तो एक बात आती है स्टेबिलिटी की। इसकी बात आ रही है स्टेबिलिटी। मैंने बोला कि एस के इलेक्ट्रॉन क्यों भाग नहीं ले रहे, क्योंकि उन पर अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन क्यों बढ़ गया, उसका रीजन क्या है, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग इफेक्ट कम पड़ने लग गया, जेड इफेक्ट बढ़ गया, तो एस के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा ध्यान रखने लग गया। यदि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन नहीं थे, यहां तक 1s2 2s2 3s2 3p5, अरे इलेक्ट्रॉन कौन से पार्टिसिपेट करते बॉन्ड बनाने में, वैलेंस सेल, आउटर सेल के। अब यहां पर यदि अपन बात करें 3s2 3p1 है, तो रिपल्सन लगाने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से, 2s2 2p6 वाले, एस और पी वाले ही रिपल्सन लगाने वाले। तो एस और पी का शिल्डिंग इफेक्ट क्या लगता है, वैलेंस सेल पर ज्यादा, क्या लगेगा, ज्यादा। तो ज्यादा लगेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, कम, कम होगा, तो ये क्या करेगा, तीनों का तीनों ही बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर बात। अब यहां पर क्या आ गए, जैसे ही एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम आया, उसके बाद में गैलियम आया, तो यहां पर क्या है 4s, यहां पर मैंने लिखा 3s2 3p6 3d10, और यहां पर लिख दिया मैंने 4s2 4p1, आया ना। अब ये बैलेंस सेल हो गई। अब इसमें डी आने लग गया, नहीं आने लग गया। अब इस डी का शिल्डिंग इफेक्ट, रिपल्सन जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा। मानते हो इस बात को, अरे बोलो। जो क्वालिटी ऑफ रिपल्सन है एस और पी के इलेक्ट्रॉनों का है, वो डी के इलेक्ट्रॉनों का कम, और एफ का तो सबसे ही कम। क्लियर बात। डी में इलेक्ट्रॉन गया तो रिपल्सन क्या पड़ने लग गया, कम। रिपल्सन तो लगा रहा है लेकिन रिपल्सन क्या हो गया, कम। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस खींचेगा, हाँ है ना। अब खींचेगा तो इसको भी खींचा, ये भी खींचे और ये भी खींचा, तो ये एस, अब ये बैलेंस सेल में जो है ना एस और पी दोनों है, तो एस पर अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, और पी पर अट्रैक्शन क्या होगा, कम। तो एस के इलेक्ट्रॉन को वो टाइटली होल्ड कर देता है और पी के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में भेज देता है। बात क्लियर है क्या। तो एस के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन, तो इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इनर्ट। क्या हो गए, इनर्ट। और इनर्ट करने वाला कौन है, ये इसका शिल्डिंग इफेक्ट कम होना है ना। तो इसमें 4d आ जाए तो और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि डी के भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एफ के भी होंगे। फिर आपके वो आ जाए 4d 5d 4f आ जाए तो एफ के भी इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, बोले। तो अब अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। रिपल्सन जितना कम होता जाएगा अट्रैक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। क्लियर बात। तो अब यहां पर यदि बात करें लास्ट एलिमेंट पर जाकर के,
केवल वो एक कोई भेजेगा। यहां तो दो पॉसिबिलिटी थी, यहां तक दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों में ज्यादा चांस किसके, हाई के ही है। लेकिन लास्ट एलिमेंट पर जाते जाते, लास्ट एलिमेंट पर आपके कौन ज्यादा स्टेबल होगा, लो ऑक्सीडेशन। कौन होगी, लो ऑक्सीडेशन। मानते हो इस बात को, बोले। और यहां पर कोई चांस ही नहीं है, तो हाई स्टेबल है, हाई ही स्टेबल है। अरे बोलो, यहां पर हाई ही स्टेबल है। यहां डी आया तो दो चांसेस बने, +3 के भी और +1 के भी, लेकिन +3 ही ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें +3 ज्यादा स्टेबल है या इसमें ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाले ऊंचे लोग, हाँ ना, ये पसंद कमजोर पड़ती जाएगी क्या, और लास्ट वाले में जाके बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आई बात, ये बात कितने लोगों को क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन। अब सवालों पर आते हैं और एक क्वेश्चन लिखेंगे, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, ऑफ फॉलोइंग। देखेंगे यहां पर पहला मैंने लिखा B+AL+, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, AIPMT में, Ga+In+TL+। दूसरा सवाल C+4 Si+4 Ge+4 Sn+4 Pb+4। तीसरा सवाल N3+ B3+ AS3+ Sb3+ Bi3+ C2+ Si2+ Ge2+ Sn2+ Pb2+ B3+ Al3+ Ga3+ In3+ और Tl3+, N+5 As+5 P+5 As+5 Sb+5 और Bi+5। चलिए बेटा, हाँ जी, सिंपल से अप्रोच है, बताएंगे। ऊंचे लोग मंजूर है, ऊंचे लोग और नीचे लोग, इधर देखिए, इधर इधर, ऊंचे लोग नीचे लोग। जो टॉप पर है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होगी, हाई, और जो बॉटम पर है उसमें लो। और यदि टॉप वाले को लो मिल जाए, अनस्टेबल आए ना, और लो वाले को टॉप मिल जाए तो भी अनस्टेबल। क्लियर बात, कोई कन्फ्यूजन। चलिए, बात क्लियर है क्या। नीचे लोग नीची पसंद मंजूर है, अरे बोलो, ऐसे क्या बोलो। ऊंचे लोग ऊंची पसंद मंजूर है, पक्की बात। और नीचे लोग ऊंची लोग नीची पसंद मंजूर, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा क्या। अब इसमें बताइए, टॉप पर है, अरे टॉप पर है हायर है, और +4 4 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा स्टेबल होगा नहीं होगा। और ये नीचे लोग ऊंची पसंद दे रखी है, जबकि होनी क्या चाहिए, नीचे लोग स्टेबल होती हायर है, और नीचे लोग ऊंची पसंद मंजूर। क्या लिखूंगा, अनस्टेबल। ऑर्डर यही चलेगा क्या, इधर ऑर्डर आपके ये चलेगा क्या, और इधर ऑर्डर आपके ये चलेगा क्या, और इधर भी आपके ऑर्डर ये चलेगा क्या, और इधर ऑर्डर आपके ये चलेगा, हाँ है ना। 6 सवालों में किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ सकता है। पहला सवाल एग्जाम में आया हुआ है, पहला सवाल AIPMT 2015 में समथिंग आया हुआ है, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है इस सवाल में, यहां तक के कितने लोगों को क्लियर है बात, डन। चलिए,
बात नहीं। तो एनर्डवेयर इफेक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस है वो आप सब लोगों को क्लियर है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता है। हां, अब आते हैं, नोट करिए, फटाफट नोट करिए इन 6 सवालों में और इधर एनर्डवेयर इफेक्ट में किसी को डाउट? क्लियर है बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, डाउट? अरे डी डिफ्यूज्ड होता है यार, ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूं मैं। एफ क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड। एस स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल में अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो बाकी के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? रिपेल ज्यादा करेगा। पिताजी तेरे पे अट्रैक्शन की बजाय किसी दूसरे के बेटे पे अट्रैक्शन लगाए, झापट मार देगा तू उसको। हाँ है ना? वही काम एस कर रहा है, वही काम। मान ले मेरे पिताजी मेरे पे तो अट्रैक्शन नहीं लगा रहे और दूसरे वाले को चाट पकौड़ी खिला रहे, मैं क्या करूं? कूट ही दूंगा उसको। समझ में आ रही बात? वैसा ही काम एस करता है, बात नहीं। वैसा ही काम कौन करता है? एस। एस स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस का पूरा पूरा अट्रैक्शन किस पर? एस पर। अब न्यूक्लियस उस वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, वैलेंस सेल वाले को, तो सबसे ज्यादा धक्का कौन लगाएगा? इसलिए एस का रिपल्सन क्या होता है? इफेक्टिव। एस का शील्डिंग क्या होता है? इफेक्टिव। ये मैं पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं ऑलरेडी। क्लियर? ये सब शेप का काम है। एस स्फेरिकल होता है, पी डंबल होता है, डी और ज्यादा डिफ्यूज्ड हो जाता है, डबल डंबल, एफ कॉम्प्लिकेटेड होता है, पता ही नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट, बात क्लियर है यहां तक की? सबको क्लियर? ये 6 सवाल क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है बात? सवाल दूंगा मैं आपके। चलिए, अब आती है बात, विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following doesn't exist? Which of the following doesn't exist? Which of the following doesn't exist? बताइए, क्या बोलोगे? नीचे लोग, नीचे, ये इसमें +2 है, सही है मामला, है ना? +4 सही है, क्लियर बात? +5 नीचे लोग ऊंची पसंद मंजूर, तो ये एग्जिस्ट है? यही आंसर है क्या? डजंट एग्जिस्ट यही आंसर है क्या? बोलिए। और SiCl4 एग्जिस्ट करेगा। अब मैं आपसे पूछूंगा आपके स्टेबिलिटी के बारे में, कोई दिक्कत? किसी को आपत्ति, परेशानी, समस्या, कष्ट, दुख, जो भी वो बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। अब मैं आपसे यहां पर पूछूंगा पहला सवाल, आपको एनर्डवेयर इफेक्ट में एक ही लाइन से सारे सवाल बनते जाएंगे, ध्यान रखना, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, हाँ भाई, लेड में +2 दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है। नीचे लोग नीची पसंद मंजूर है और नीचे लोग ऊंची पसंद मंजूर। अब +4 यहां पर भी है और +4 यहां पर भी है। नीचे लोग ऊंची पसंद मंजूर, ऊंचे लोग नीची पसंद मंजूर। ये ऑर्डर आ जाएगा क्या? अरे बोलो। अगला सवाल, +3 +5 ज्यादा स्टेबल, कोई दिक्कत? अगला सवाल, +1 और कोई दिक्कत? और कौन ज्यादा स्टेबल होगी? +3। डन है क्या? अगले वाले में ये +3 और +5 कौन ज्यादा स्टेबल? यहां तक की बात है, कितने लोग क्लियर है? क्या ये एक टाइप का जो सवाल है स्टेबिलिटी का, कंपाउंड के एग्जिस्टेंस का, कर लोगे क्या? अरे बोल लो, पक्की बात? चलिए आगे सवाल की वैरायटी चेंज करते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, बिस्मथ +5 में है, थैलियम +3 में हो, लेड +4 में हो, तो ये चाहते हैं कि लेड चाहता है कि मैं +2 में आ जाऊं, बिस्मथ चाहता है कि +5 से +3 में आ जाऊं, और थैलियम चाहता है कि +3 से +1 में आ जाऊं, क्योंकि उनमें लो ऑक्सीडेशन ही स्टेट स्टेबल है। आया ना? तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे वो? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? खुद का रिडक्शन और दूसरे का। अब Pb+4 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो +2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अरे बोल लो। तो एक लाइन लिखना, स्टार पॉइंट लिखना, Tl+3 Pb+4 and bismuth +5 and bismuth +5 Bi+5 bismuth +5 act as oxidizing agent, act as oxidizing agent। ये बात क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? चलिए एक सवाल लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे, BiF5 exist, BiF5 exist but BiCl5 doesn't exist, but BiCl5 doesn't exist। बोला सर आपने तो मना किया था कि बिस्मथ +5 में रहेगा ही नहीं। हाँ है ना? बोलिए कोई एक्सेप्शन नहीं है पागलों, बिना बात की। चलिए सवाल, और आप सबको देखेगा अभी ऑटोमेटिक बात, नॉर्मल बात है, जो अपन पढ़ रहे पढ़ते आए हुए हैं, कोई आपके यहां पर अलग से कोई काम नहीं कर रहे। देखना, यदि बेटा बिस्मथ प्लस आपके BiF5 लिखा हुआ है तो आप मानते हो कि ये जो बिस्मथ +5 है ये टूटेगा बिस्मथ +5 में और 5F- में। बिस्मथ नहीं, बिस्मथ के अंकल जी आ जाए तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकते हैं। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खेल नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा। याद आ रहा है क्या दुनिया में कोई फ्लोरीन से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? फ्लोरीन से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी? बात क्लियर है? माना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों से छीन सकता है, लेकिन दुनिया में आज तक किसी की इतनी औकात नहीं हो कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन ले। तभी तो आप लोग बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हो, नहीं बोलते हो? अरे बोलो। चलिए यहां पर इसको यदि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा हूं OA, ठीक है ना? F- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। मैं एक को अपन ने एक बात बोली हुई है कि ये ऑक्सीडाइजिंग आपके एजेंट है बिस्मथ +5, तो ये मैं बोल रहा हूं लेस रिड्यूसिंग है बेटा। कैसा है ये? लेस रिड्यूसिंग। बोला सर ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता ही नहीं। मैं भी एग्री कर रहा हूं, ठीक है ना? रिड्यूसिंग एजेंट होता ही नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है? कम। अरे बोलो, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूं या लेस रिड्यूसिंग बोलूं? कोई दिक्कत? पक्की बात? क्या ये इसके से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है क्या? बोलिए। अरे बोलो। बिस्मथ +5 को मजबूरी में फ्लोरीन के साथ रहना ही हायरा, अपनी बिल्कुल भी नहीं चला सकता है। क्यों? बोला सर इस तो +5 में रहना पसंद ही नहीं करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा। साथ में कौन है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन के साथ में मजबूरी है, क्योंकि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता है। यदि बिस्मथ से 5 फ्लोरीन जुड़ जाए, बिस्मथ से 5 फ्लोरीन जुड़ जाए, तो आप ये समझ लेना कि वहां पर +5 बनेगा ही बनेगा। क्लियर? क्योंकि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? BiF5 बनाऊंगा, BiF5 बनाऊंगा, और मैं बोलूंगा भी कि ये क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, यदि आ जाए यहां पर इस तरीके से BiCl5 आ जाता तो हम क्या बात बोलते बताइए? Bi
+5 और 5Cl माइनस। यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Cl माइनस फ्लोरीन से आपके कम ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है क्या? अरे बोलो। और फ्लोरीन से कम ऑक्सीडाइजिंग पावर है तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है या नहीं है? अरे बोलिए। और इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया इसने, क्या बना लिया? बिस्मथ +3 Cl माइनस और एक Cl2 बाहर चले गए, 2 न्यूट्रल बन गए तो Cl2 बाहर, और इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? BiCl3। बात समझ आ रही है? ये काम ब्रोमीन के साथ में भी करेगा, ये काम आयोडीन के साथ में भी करेगा। ये बात कितने लोगों को क्लियर है? पक्की बात है ये बात? समझ में आ रही बात? क्या फ्लोरीन के साथ आप फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन कैसे दिखा सकते हो क्या? जैसे मैंने क्लोरीन से दिखाया, कोई है चांस? और फ्लोरीन 5 जुड़ी हुई है कंपाउंड में, फ्लोरीन 5 कंपाउंड में जुड़ी हुई है, तो वो उसके साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ यदि ऐसा है तो वो BiCl5 से तुरंत कन्वर्ट होना चाहेगा किसमें? BiCl3 में। अब ऐसा नहीं है BiF3 बना ले, BiF3 बनाया तो इसका मतलब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स खींचा, बोले, यानी कि ये तो इसने तो इसका मतलब F माइनस को F2 बना दिया, जो कि F माइनस को F2 बनाना इसके बस की बात नहीं है। ये बात पर एग्री है कि सब लोग? नोट करिए, तो ये ध्यान रखने का। तो फ्लोरीन, अब जैसे वही बात बोल दूं मैं, Tl थैलियम के साथ बोल दूं, लेड के साथ बोल दूं, PbF4 बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। PbF4 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि लेड +4 में है और फ्लोरीन के साथ तो मजबूरी में रहना ही पड़ेगा। खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग खुद का रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो क्या करता? इलेक्ट्रॉन गेन करता ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो गेन किया ना इलेक्ट्रॉन इसने। लेस रिड्यूसिंग बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? लेस रिड्यूसिंग, यानी कि उसकी रिड्यूसिंग पावर नहीं है, ठीक है ना? रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि मैं इन सबको Tl+3 Bi+5 इन सबको मैं क्या बोलता हुआ आ रहा हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब इनके साथ जिसको जोड़ूंगा मैं उसको रिड्यूसिंग नेचर का लेके चलूंगा। समझ में आ रही बात? ये तू जानता है कि फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कभी नहीं करेगा, ठीक है ना? इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? रिड्यूसिंग पावर। यदि जैसे मान ले बेटा यहां पर ऐसे लिख देता, यदि तेरे से यही सवाल पूछ लेता मैं, देख इधर, यदि मैं तेरे से ये सवाल पूछ लेता रिड्यूसिंग पावर का सवाल, तेरे से ये सवाल पूछ लेता रिड्यूसिंग पावर का, और तेरे को मालूम है मैं तेरे से सवाल पूछ लेता F माइनस Cl माइनस Br माइनस, मैं पूछ लेता F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर किसकी होती? बोले I माइनस की। और सबसे कम किसकी होती? F माइनस की। क्लियर हो गया बात? क्यों होती? आप जानते हो कि फ्लोरीन तो क्या होता है? ऑक्सीजन, उसको F माइनस से F2 में कोई नहीं ऑर्डर गैप, मानोगे कि नहीं मानोगे? क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? क्या यहां पर आयोडीन होता तो यह काम और आसान होता कि नहीं होता? क्योंकि आयोडीन और जल्दी इलेक्ट्रॉन देता। क्लियर? करिए नोट। मतलब फ्लोरीन को मैं लेस रिड्यूसिंग बोल रहा हूं, क्योंकि क्यों बोलना चाह रहा हूं? क्यों मैंने उन सबको भी थोड़ी देर पहले क्या बोला है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिप्रेजेंटेशन है, होगा नहीं कभी भी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोई डाउट? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल, या एक पॉइंट लिख लेना, सवाल ही लिख लो, सवाल ही करा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग doesn't exist, which of the following doesn't exist? पहला है PbF4, दूसरा है TlI3, ढंग से समझेंगे, ठीक है ना, TlI3, थर्ड है डजंट एग्जिस्ट, पूछा ना, डजंट एग्जिस्ट। पहले मैंने सवाल PbO2 दे रखा है ना ऑप्शन में, पहले वाले में, पहले वाले सवाल जो कराया था डजंट एग्जिस्ट वाला PbO2 है ऑप्शन में, है ना, ठीक, PbO है, अरे तो कोई बात नहीं, चलिए हाँ भाई, बोले बोले, पक्का, ठीक है। अब देखिए, आते हम आगे की थोड़ा सा अप्रोच पर आते हैं और समझते हैं। बोला सर ये कैसे बनेगा, है ना, सुनिएगा सुनिएगा और ढंग से समझिएगा। अरे भाई इधर देखिए, इधर आप ये देखना चाह रहे हो उसको TlI3 है, आप ये देखना चाह रहे हो उसको कि Tl+3+3i-, हाँ है ना, बोले, और मैं ऐसे बोल दूं, बोलो बताइए, Tl हेलियम प्लस में ही +1 में ही तो है, मैं तेरे सामने खड़ा बताने वाला, चिंता मत कर, हेलियम +1 में है, हाँ है ना, अरे बोलो, आपने कोई बात नहीं ऐसे रख दिया, ठीक है, और यहां पर आपको मालूम है कि ये क्या है और ये कैसा है, और आप जानते हो कि यहां से ले गए, क्या बनाएगा बताना, Tl प्लस और +I- और +I2, देखिए आ गए, ठीक है, I- प्लस I2, ये इससे ना जोड़ करके या इससे अटैच ना हो करके, पहले कुछ याद आ रहा है, सिज्विक रूल, अरे बोलो, I2 प्लस I- बराबर I3- एग्जिस्ट करता है, Br2 प्लस Br- एग्जिस्ट करता है, F2 प्लस F3- एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ याद आया, वही एलिमेंट अपनी वैलेंस इंक्रीज कर सकते हैं जिनके पास वैकेंट और वाइडल, याद आ रहा है क्या, या वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए सिज्विक रूल, ऐसा तो नहीं है ना, चलिए पेपर में आएगा, ध्यान रखना, मतलब वो वाला सवाल नहीं, ऐसे बोल दिया मैंने I3-, और क्या इन दोनों को मिला के आप TlI3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, सुनिएगा आप ढंग से, यदि कोई ऐसा सवाल है और उसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है, क्लियर, इसमें जब कभी देखा तो ऐसे बोलेगा, इस सवाल का मतलब समझना, इस सवाल को क्या बोलता, यदि आपको ये डजंट एग्जिस्ट नहीं बताने वाला होता ना, तो क्या बोलता, या तो ऐसा बोलता, थैलियम थर्ड आयोडाइड डजंट एग्जिस्ट, डजंट इसको यार अभी बंद कर ले, इसको बंद कर ले, और इसको करना 5 क्लास के बाद अभी,
नेक्स्ट आगे देखिए, थैलियम थर्ड आयोडाइड डजंट एग्जिस्ट। यदि इसके ऊपर मैं +3 लिख देता, क्या लिख देता इसके ऊपर +3, तो ऑटोमेटिक बोल देते नहीं बोल देते कि थैलियम +3 में एग्जिस्ट है, नहीं करेगा। आपके पास चॉइस थी, आपके पास चॉइस है, हाँ अब आप डायरेक्ट मना कर देते थैलियम, ठीक है। यदि मान लीजिए थैलियम का अलावा जैसे मैंने लिखता TlF3, तो ये बनता है नहीं बनता? ईमानदारी से सोचना, जल्दी आंसर मत करना, गलत कर जाओगे। बनता कि नहीं बनता? बहुत जल्दी कर रहे हो आप, सोच रहे, दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहे हो। जैसे वहां दिमाग तो फिर दही खा रहा हो घर पे। बोलिए बनता TL, याद आया कुछ? थैलियम +3 फ्लोरीन के साथ है, अरे बोलो है ना, Tl+3 फ्लोरीन के साथ है। Pb+4 होता फ्लोरीन के साथ, बनेगा नहीं बनेगा? अरे यहां पर आपके इसका पॉलीहैलाइड बनता है, समझ में आ रही बात? इसका पॉलीहैलाइड बनता है। ये बात है, क्लियर है क्या? बोलिए, बात समझ में आई क्या? समझ में आई बात? तो ये स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखना। थैलियम पर +3 लिख के दे या थैलियम थर्ड आयोडाइड लिख के दे, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि यहां पर यदि इसके ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब यही है TlI3, और यहां पर लिखा रहेगा क्या +3 लिखा हुआ आता, साफ साफ ध्यान रखना। नहीं लिखा रहेगा तो यही मानना है, नहीं लिखा रहे। और यहां यदि कोई ऑप्शन में नहीं है, यदि कोई ऑप्शन में, जैसे ये PbO2 वाला नहीं होता ऑप्शन में, PbF4 होता, BiCl3 होता, PCl5 होता, तो मैं बाई डिफॉल्ट आंसर क्या टिक करता? TlI3। ये बात क्लियर है क्या? अरे बोलिए, मैं बाई डिफॉल्ट टिक करता ही नहीं करता? अरे बोलो ना यार, हाँ है ना? ये बात पर एग्री कर रहे हो क्या? मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, थैलियम पर +3 चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो यदि ऐसा लिख के उसने क्या किया, दूसरा ऑप्शन दिया, अपन क्या करते, बोनस के चक्कर में छोड़ते इस सवाल को, इस सवाल को बोनस के चक्कर में छोड़ते। जबकि बेटा ओरिजिनलिटी में देखा जाए तो वो +1 में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तुरंत ही? आयोडीन से इलेक्ट्रॉन छीन गए +1 में, और वो आयोडीन किससे जुड़ जाएगी? I2 से। क्लियर बात? कितने लोगों को क्लियर है सवाल? कर लोगे क्या? करिए नोट, और इस लाइन को जरूर लिखना। क्या? किसका पेरोक्साइड लेगा? लेड का पेरोक्साइड हो गई। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है समझता है? ये O2-2 नहीं है, O-2 ये। तो लेड पर +2 मान रहा है, क्यों पता तेरे को? लेड +2 में, लेड +2 में कैसे मान लेगा तू? ये नॉर्मली कंपाउंड में जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप की, वो +4 ही है। स्टेबल में तेरे को थोड़ी पता कि इसमें +2 में है, ये तेरे को लिख के थोड़ी दिया है, मेरे को लिख के नहीं दिया ना इसने, मेरे को लिख के नहीं दिया ना इसने कि +3 में। इसलिए मैंने बोला कि +3 में लिखा हुआ है तो ही एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट बताना, ठीक है? मैं इसको पेरोक्साइड कैसे मान सकता हूं? नहीं मानूंगा। अरे भाई स्टेबल है, वो तेरे को बोले +2 में तो बोलना है ना, अपनी मर्जी से क्यों मान रहा है भाई? इसका कोई एनायन O2-2, एक O-2 है और एक आपके O2- है। इनका पता लगाने का दूसरे एटम से पता नहीं लगाते, ऑक्सीजन के हिसाब से पता लगाते कहां पर कितनी ऑक्सीजन जुड़ेगी, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना? अभी सिंपल चलना है, सिंपल। यदि तेरे को +3 लिख दे, आपके एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई और ऑप्शन दे देता, इसकी जगह ये ऑप्शन कर देता, मैं ये वाला ऑप्शन कर देता। मैं यहां पर लिख देता, मान लीजिए कि PCl5 लिख देता, आप क्या टिक करते थे? क्लियर बात? तो बाई डिफॉल्ट आंसर टिक करने का तरीका है, ठीक है? समझ आई बात? अब देखो ये एग्जिस्ट करता है, ये भी कर रहा है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, और ये भी आपके नीचे लोग नीचे पसंद। तो अब मजबूरी में तू क्या मानता है इसको? +3। क्या मानता? +3। इसमें तेरे पास पहले से ही एक ऑप्शन ऐसा है जो एग्जिस्ट है नहीं करता है। क्लियर बात? तो इसको एग्जिस्ट कर सकता है, चॉइस है, पॉसिबिलिटी है कि ये थैलियम +1 में रहे और I3- की फॉर्म में रहे। क्लियर बात? तो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टिक करने का तरीका है। क्लियर?
यानी कि ये पता, ये लाइन इस पर फोकस करना है। नेक्स्ट, समझे? तो ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन वाइज सवाल टिक करने का तरीका है, ऑप्शन यदि दो ऐसे ऑप्शन दे दिए और हमें एक टिक करना है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे जो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। यहां तक की बातें क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब PbF4 कैसा होगा, आयनिक या कोवेलेंट? कैसा होगा? आयनिक। लेड कैसा है? मेटल। और फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। कैसा हो जाएगा? आयनिक। कैसा हो जाएगा? आयनिक। एग्जाम में सवाल आ रखा है, मिक्स हो गया, ठीक है ना। PbF4 कैसा है? आयनिक। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब एक बार बताना, क्या मैं आपसे पूछता, अब देखिए सवाल करने तरीका। अब मैं क्या करता, एक सवाल यही चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट एग्जिस्ट। दो एक और सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट एग्जिस्ट। पहला वही TlCl3, दूसरा यहां पर मैंने लिख दिया BiF5, तीसरा लिख दिया PbI4, ठीक है, और चौथा लिख दिया मैंने यहां पर आपके TlI3। क्या आंसर टिक करोगे बताओ? क्या टिक करोगे? बोले, बताओ भाई। घूम गया दिमाग, ठीक है ना। कंसेप्ट छोटा है, सवाल में ढेरों बना सकता हूं इसमें। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करवाना है, आंसर आएगा थर्ड। आंसर आएगा, सबके बारे में कुंडली देख लो। पहले वाले कुंडली देखो, Tl3+ माना अपन ने, 3Cl, क्या बनाओगे? Tl+ और Cl3-। एग्जिस्ट करता है नहीं करता है? अरे वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं है? अरे बोला एग्जिस्ट। दूसरा ऑप्शन अभी बताया ही था, अरे बोलिए, बिस्मथ फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करेगा। ये बात सबको क्लियर है। अगला सवाल मैं लिखूं Pb+4, अपन यही मानेंगे ना, और 4I-। बोला सर एक काम कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो इधर। 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इधर क्या बनेगा? बोले क्या बनेगा? I2। अरे बोले I2 + 2I-। हाँ यार, क्या I4 बनाओगे? दिमाग लगाओ। यहां पर यदि मैं ऐसा लिख देता तो आप क्या लिखते? Pb2 + 2I- और +I2, हाँ है ना, +I2। बोले अब क्या इनके कॉम्बिनेशन से कोई हैलाइड बनता है क्या? बोले I3- तो बनाया था, I4-2 हो जाएगा, आया ना। अरे बोले ये बात दिमाग में सेट हो रही है नहीं हो रही है? और अगले वाले में, अगला वाला ऑप्शन कौन सा? TlI3 अभी बनाया था आपने थोड़ी देर पहले। क्या बनाया था आपने? Tl+1 और I3-। बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? बात समझ में आई? अप्रोच क्लियर हुई कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? बोले है सवाल बीच में, अभी रुक जा तू। यहां पर यदि अपन बात करें तो सवाल का क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया समझ में आएगा बेटा? समझ में आई बात? तो हम लोग क्या बोलेंगे आपके, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, नोट कर लो। अब बोल, थर्ड ही तो है ये थर्ड तो पहले बता रखा कॉपी में। I2 में 2 आयोडीन जोड़ेगा यार, तो क्या बनाएगा? तो इसको I4 2- बनाएगा क्या? कोई आयन है ऐसा? नहीं, खत्म। I3- कैसा हो जाता आपके? एडजस्ट करता, और बनाया मैंने SSB रूल में, ठीक है ना, नोट करिए। तो ये तरीका है सवाल सॉल्व करने का।
और ये लास्ट लिमिट बताइए मैंने सवाल की इस पे, ठीक है ना। इनर्ट फेयर इफेक्ट का लास्ट सवाल है, अपर लिमिट है। एग्जामिनर चाले कि कुछ ही बच्चों का सवाल सही करवाना है तो ये सवाल देगा। क्या आप लोग इस सवाल को सही कर पाओगे क्या? अरे बोलो, पक्की बात, यहां तक की बात क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करने का तरीका है, ठीक है ना। और इनर्ट फेयर इफेक्ट का एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, इसके बाद इनर्ट फेयर इफेक्ट के सवाल की वैरायटी कंप्लीट। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, PbCl4 सॉरी PbF4 ऐसे लिखना, PbF4 PbCl4 एग्जिस्ट, PbF हाँ पॉइंट है, PbF4 and PbCl4 exist, PbF4, PbCl4 exist, but PbBr4 PbI4 doesn't exist, ये बात क्लियर। और ये आपके इनर्ट फेयर इफेक्ट आपका कंप्लीट। मैं आपको एक बात समराइज कर देता हूं क्विक 2 मिनट में। इधर देखेंगे सबसे पहले, फटाफट इधर देखिए। सबसे पहले क्या बोला मैंने? डाउन द वर्ब आ रहे, स्टार्ट करते हैं इनर्ट फेयर इफेक्ट। इधर देखेंगे सब लोग। अरे गोविंदास को रख दे अभी, यहां पर यदि मैं बात करें, सबसे पहले क्या बोला था? आपके डाउन द वर्ब आते हैं तो आपके बोरॉन में एक फैमिली उठा ले कोई भी, उसके रेफरेंस में बात करते चले। यदि बोरॉन की बात करें तो क्या बोरॉन में डी में इलेक्ट्रॉन आता है क्या? नहीं। एल्यूमिनियम में आता है? नहीं। तो शील्डिंग इफेक्ट का कांसेप्ट कम, आपके शील्डिंग इफेक्ट बढ़िया लगेगा क्या? तो यानी कि यहां पर जैसे ही गैलियम डी में इलेक्ट्रॉन आया गया, फिर आपके इंडियम में और आया गया, और आपके थैलियम में डी और एफ दोनों आ गए क्या? बोलिए बेटा, डी और एफ में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को शील्डिंग कम लगेगी क्या? शील्डिंग कम लगेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा क्या? पास किसके का क्या? एस को टाइटली होल्ड कर लेगा। केवल किसका इलेक्ट्रॉन जाएगा? पी का। क्लियर बात? यानी डाउन द ग्रुप आते और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और हायरार्की कम हो जाएगी। और लास्ट एलिमेंट के लोएस्ट स्टेबल है किससे? हाई से। ऊंचे लोग मंजूर है, नीचे लोग नीचे पसंद, ऊंचे लोग नीचे पसंद और नीचे लोग ऊंची पसंद। पक्की बात है क्या? एक तो वैरायटी का सवाल ही हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। दूसरा आपके फ्लोरीन के साथ जैसे हेलियम +3 Pb+4 Bi+5, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकते। नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनने की हिम्मत नहीं है। और एक लास्ट सवाल है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना, जिसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा सही है। क्लियर है बात? और उसमें मैंने आपको ये बात बताई कि यदि इस तरह का कोई हैलाइड दे रखा है तो उसको तोड़ के देख लो, और उस टाइप का कोई कंपाउंड बनता है तो वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कंपाउंड। यहां तक की बात क्लियर? कितने लोगों को क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल किसी का? बाकी चीजें नेक्स्ट। इनर्ट फेयर इफेक्ट तक की ELB या तो आज मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैंने चैनल पर डाल रखी है। जिनको सॉल्व करना है तो चैनल पे से कर लेना, ठीक है।